Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. Previously, we have started chapter 14 of respiration, and now we are going to start another chapter. The name is animal behavior. बेटा हमने आज अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है अपने ऑनलाइन सेशन में जिसका नाम है एनिमल बिहेवियर। और आज का जो टॉपिक है वो उसका द वेरी फर्स्ट लेक्चर है जिसको हम एनिमल बिहेवियर के नाम से ही जानते हैं। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, बिफ़ोर स्टार्टिंग द मेन लेक्चर, हम पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में आपने क्या चीज़ सीखनी है या आज आप इस लेक्चर के अंदर किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि नेचर बिहेवियर की क्या होती है, यानी नेचर ऑफ बिहेवियर। फिर हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ अबाउट स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, या स्टिमुलस और बिहेवियर का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, क्या लिंक होता है या रिलेशन होता है। हेरिडिटी का यानी कि जीन्स का, जेनेटिक्स का जो है वो किस तरह से रोल प्ले होता है आपकी बिहेवियर के ऊपर। हेरिडिटी और जेनेटिक्स के हवाले से हमने डिस्कस करना है दैट हाउ हेरिडिटी इफ़ेक्ट द बिहेवियर। और एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिदम्स के हवाले से डिस्कस करना है। ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का ओपनिंग लेक्चर है, या आप इसको इंट्रोडक्शनरी लेक्चर भी कह सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लिसन टू द लेक्चर केयरफुली। सबसे पहले हमारे पास आता है बिहेवियर क्या चीज़ होती है। तो आपको डेफिनेशन बताई गई है कि बिहेवियर की अगर आप बात करते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ नोन एज बिहेवियर। यानी कोई भी आपको रिस्पॉन्स आता है, या किसी भी, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, और उसको कोई भी रिस्पॉन्स अगर देना है अपने इन्वायरमेंट के लिए, तो सबसे पहली चीज़ कि उसके इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक चेंज होगा। एक चेंज होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, बिहेवियर। ठीक है, या हम ये बात कर लेते हैं द एंटायर पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज़ नोन एज बिहेवियर। यानी ये एक पूरे के पूरा आप जो एक रिस्पॉन्स शो करते हैं ना एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिगार्डिंग, उसको हम नाम क्या देते हैं, बिहेवियर का। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बातचीत कर रहा है और वो आपको कोई मतलब बहुत अच्छी बात बता देता है जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप उस पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं, आप उसकी तारीफ़ करते हैं। तो अब आपने क्या किया है कि आपने उस बिहेवियर को जो है, यानी आपको एक स्टिमुलाई मिला, आपको एक रिस्पॉन्स मिला कि एक पर्टिकुलर बात आपको पता चली जिससे आपको एक लर्निंग चीज़ मतलब आइडिया हुआ, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट बात नज़र आई, तो उसको आपने कैसे रिएक्ट किया है, उसको आपने कैसे रिस्पॉन्स किया है कि आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को अप्रिशिएट कर दिया। ठीक है, दिस अप्रिसिएशन इज़ नोन एज बिहेवियर। सिमिलरली अगर आप जो है लेट्स से कि हम कहते हैं कि रात हो जाती है तो हमें नींद आ जाती है, तो ऑब्वियसली ये एक बिहेवियर है। ठीक है, कि नक्टर्नल जो एक्टिविटी है, यानी रात के वक्त वो हमारा रेस्टिंग पीरियड होता है, तो ह्यूमंस ने स्पेशली जो है उस टाइम सोना होता है, तो ये कॉमन एग्जांपल है बिहेवियर की जो आपकी डेली लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ये था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये आई थी कि जो एक पूरे का पूरा पैटर्न होता है कि एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेज को शो कर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल मैंशन है कि अगर हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म ने कैसे जो है ना डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को बिहेवियर शो किया है, या कोई भी एक चेंज उसकी इन्वायरमेंट के अंदर आया है, तो वो किस किस्म का जो है रिएक्शन कर रहा है, या उसने कोई टेरिटरी बनाई है, उसका कोई हम कहते हैं कि मीटिंग बिहेवियर है, या उसका हम ये कह देते हैं कि कोई सेक्सुअल बिहेवियर है, या उसने फूड को सर्च करना है, उसने अपनी इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जो टेरिटरी है उसको डिफेंड करना है, या इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं उसको हम नाम क्या देते हैं, बिहेवियर का। यानी सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एंटायर लाइफ के अंदर जो भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, टुवर्ड्स अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, उसको हम नाम क्या देते हैं, बिहेवियर का। ठीक है, बिहेवियर क्या चीज़ होती है, द कैपेसिटी ऑफ बिहेवियर इज़ इनहेरिटेड। हमेशा जो बिहेवियर है उसकी कैपेसिटी इनहेरिटेड ही होती है, कि जो आपकी जीन्स हैं, जो आपकी इनहेरिटेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग ही उस बिहेवियर को जो है या उस हम कहते हैं कि स्टिमुलस को रिएक्ट कर रहे होते हैं। मोस्टली बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है एनिमल के एक्सपीरियंस के बेस पर। किस हवाले से ये हम देख लेते हैं। अब वो चीज़ हमारे पास आती है नेचर ऑफ बिहेवियर में। ठीक है, अब नेचर ऑफ बिहेवियर क्या होता है कि बिहेवियर दो तरह से हो सकता है ऑब्वियसली, कि या तो बिहेवियर सिंपल होगा, या तो बिहेवियर क्या है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बिहेवियर इतना सिंपल हो सकता है जैसे कि प्लांट जो होता है वो किसी भी लाइट सोर्स के टुवर्ड्स अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। ठीक है, ये लाइट को जैसे प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं,
दैट फोटोसिंथेसिस करते हैं या ग्रोथ वगैरह शो करते हैं, तो उसको हम सिंपल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, कि स्टिमुलस आया और प्लांट ने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर दिया, सो दैट इज़ नोन एज अ वेरी सिंपल बिहेवियर। इसके कंपैरिजन में हमारे पास एक दूसरी टर्म भी होती है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर्स, जो ये मतलब छोटे छोटे बिहेवियर कंबाइन करके ना तो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बना देंगे, जो एक टर्म बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको बताया कि सेक्शुअल बिहेवियर जैसे किसी भी एनिमल का होता है, फॉर एग्जाम्पल अब उसका सेक्शुअल बिहेवियर है, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो गए। ठीक, लेकिन इसके अंदर फर्दर कितनी चीज़ें आ रही हैं, उसने अपनी टेरिटरी बनानी है, यानी अपना इलाका, अपनी एक हैबिटाट मार्क कर देनी है, फिर उसका डिफेंस करना है, फिर उसके बाद उसने मेटिंग ढूंढनी है, अपना मेट ढूंढना है, मेट के बाद उसने कोर्टशिप बिहेवियर करना है, फिर उसने पेरेंटल बिहेवियर शो करना है, या उसने अपने यंग वंस को नरिश करना है। दैट इज़ एंटायरली नोन एज अ सेक्शुअल बिहेवियर, कि ये सारी चीज़ें सेक्शुअल बिहेवियर के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। सिंपल बिहेवियर क्या है कि एक लाइट सोर्स आया, प्लांट ने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर दिया, सिंपल था। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये है कि सेक्सुअल बिहेवियर था, उसमें 3-4 चीज़ें और भी शामिल थी, वो तीनों चारों चीज़ें मिलकर एक एज अ होल एक टर्म बना रही थी, जिसको हम नाम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का। सो इसलिए हम कहते हैं टू जनरेट अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मस्ट बी सेंस्ड, प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेट। यानी स्टिमुलस क्या चीज़ होती है, हमने स्टार्टिंग में कहा एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि कोई भी चेंज आ रहा है जिसको बिहेव किया जा रहा है, जिसको रिस्पॉन्स किया जा रहा है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। सो रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टिमुलस आया है, जो चेंज आया है, एनिमल उसको सेंस भी करे, एनिमल उसको प्रोसेस भी करे। ठीक है, सेंस करे और वो चीज़ उसके नर्वस सिस्टम तक जाए, वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। इंटरप्रेट के अब उसके अकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि अब उसके अकॉर्डिंग वो कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या उसने उसका जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर देना है, नेगेटिव बिहेवियर देना है, इग्नोर करना है, तो ये चीज़ आ जाती है इंटरप्रिटेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि अब हमारे पास एक जो नया इसमें पॉइंट आता है, दैट इज़ अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलाई एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा एक बात फिर रिकॉल कर लेते हैं कि स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज दैट अकर इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टूवर्ड्स विच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेज इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। यानी कोई भी चेंज जो ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आया है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बिहेव कर रहा होता है या रिस्पॉन्स कर रहा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं स्टिमुलस का। सो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि स्टिमुलस की जो रिसेप्शन है, यानी उसको कैसे रिसीव किया जाता है। सो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि एनर्जी जो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर वो किस किस्म की है, डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी को वो डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है ना, इसको प्रोसेस किया जाता है, यानी उसको सिग्नल को पहले डिटेक्ट किया जाएगा, यानी कि उसको कैप्चर कर लिया, सेंस कर लिया, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, यानी टूवर्ड्स नर्वस सिस्टम भेजा जाएगा, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि उसकी आप कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सोचा जाता है कि अब कैसा रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पे जनरेट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इग्नोर हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस के हवाले से। इससे पहले मैं आपको साथ ही ये भी बताते चलूँ कि पीछे बेटा ये जो आपकी फ़र्स्ट स्लाइड है बिहेवियर के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे डेफिनेशन में पूछा जाता है व्हाट इज़ बिहेवियर, डिफ़ाइन बिहेवियर, व्हाट डू यू नो अबाउट बिहेवियर। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी नोट करते चले जाने हैं, जो भी मैं आपको लेक्चर में बताऊँगी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, कि इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ होती है और उसके अकॉर्डिंग जो आगे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कैसे होंगे। सो हम कहते हैं कि सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं, सो सिग्नल्स कैन आइदर भी प्रोसेस इन ब्रेन और आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, कि सिग्नल या तो आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा या आउटसाइड ऑफ द ब्रेन प्रोसेस किया जाता है, वो किस तरह से हम देख लेते हैं। अब पहली बात यहाँ पे आपको आ रहा होगा कि सिग्नल तो भाई प्रोसेस किया जाता है ब्रेन के अंदर, सो ये कैसे पॉसिबल है कि आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि कुछ ख़ास स्टिमुलस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी डिटेक्ट करती है, सेंस करती है, तो ब्रेन उस चीज़ को जो है ना इंटरप्रेट कर रहा होता है और ब्रेन आपको रिस्पॉन्स करवाने पर मजबूर करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सम टाइम्स ना कुछ ऐसी अचानक सी चीज़ें हो जाती हैं या जर की चीज़ें हो जाती हैं, झटके से एक अचानक चीज़ हो जाएगी जो फ़ौरन ही आप रिस्पॉन्स कर देते हैं, उसमें ब्रेन के पास सोचने का टाइम ही नहीं होता। ठीक है, जैसे आप अक्सर कह रहे होते हैं कि मुझसे ये अनकॉन्शियसली हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ठीक है, तो ये टर्म्स अक्सर आप यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसी हवाले से बताते हैं कि स्किन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिटेक्ट करती है हीट को,
वो फ़ौरन से जर्क शो करेगी, झटके से आप हाथ पीछे कर लेते हैं। इसकी मिसाल है कि आपने जो है ना, अगर कभी एक चीज़ को पिक किया, एक चीज़ को उठाया, हाथ लगाया, तो अचानक से वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म थी, या किसी गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन से एक झटके से आप पीछे हाथ कर लेते हैं। अब उसमें तो सेकंड्स भी पहले आपने हाथ पीछे कर लिया था, उसमें जो अब रिस्पॉन्स आया है, ये रिस्पॉन्स इंटरप्रेट हुआ है आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो कैसे प्रोसेसिंग करेगा, सो इसमें जैसे यहाँ बात उन्होंने क्लियर भी कर दी है कि यहाँ पे सिग्नल ब्रेन ने इंटरप्रेट नहीं किया, बल्कि ये एक जर्क जो था, ये अनकॉन्शियस सी चीज़ थी, ये तो फ़ौरन ही फ़ौरन हो गई है, 1 सेकंड से भी कम हिस्से में आपने हाथ पीछे कर लिया था। ठीक, फिर उसके बाद हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर आप एक डॉग की बात करें, उसके सामने आपको खाने पीने की चीज़ रख देते हैं, कोई फूड रख देते हैं, ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो इस केस में उसने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है, सिग्नल ब्रेन तक गए हैं, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया है, इंटरप्रेट किया, और फिर एक रिस्पांस जनरेट किया है कि जी ये खाने की चीज़ है तो उसको सेलिब्रेशन करनी चाहिए, यानी उसके माउथ से स्लाइवा जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, या डॉग जो है वो काफ़ी खुश नज़र आना शुरू हो जाता है। सो दैट वाज अ टाइप ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, कि बिहेवियर के जो रिस्पॉन्सेज आगे से आते हैं ना, या स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स आता है, वो किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। या तो फ़ौरन ही हो सकता है, यानी अनकॉन्शियसली जर्क की सूरत में, ठीक है, या ये होता है कि थोड़ा सा वो टाइम लेता है और आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। सो दोनों हवाले से हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए। ये आपने रीड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि देन हाउ टू रिस्पॉन्ड अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, कि स्टिमुलस जो है, जो एक चेंज है, उसको आप कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो 3 तरह से आप एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं: पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स, या इग्नोर बिहेवियर होता है, या इग्नोर रिस्पॉन्स भी आप उसको कहते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक जो पर्टिकुलर स्टिमुलस आया, ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ऑर्गेनिज्म को वो चीज़ पसंद आई है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ जो है कोई ख़ास एक अच्छा बिहेवियर शो कर रहा होता है, उसको हम पॉजिटिव बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक पर्सन जिसने आपको एक जोक सुनाया, तो जोक आपको बड़ा पसंद आया, आपने उस पर हंसना शुरू कर दिया, ठीक है, आप उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सो उस चीज़ को हम नाम देते हैं कि आपने उस जोक यानी स्टिमुलस को पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेगेटिव बिहेवियर। इन सम केसेस क्या होता है कि नेगेटिव बिहेवियर भी होता है। नेगेटिव बिहेवियर क्या है कि जब आप स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, जब आप स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज नेगेटिव बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको कोई बैड स्मेल आती है, आपको मतलब कोई स्मेल ऐसी अजीब सी आती है कि वो जो है ना काफ़ी इरिटेटिंग होती है, जब पंजेंट होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप जो है ना, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाया गया कि आप अपना नोज़ जो है वो दूसरी साइड पे कर लेते हैं, या हम कहते हैं कि जो है ना आप नाक पे हाथ रख लेते हैं, इस किस्म का कोई बिहेवियर शो करेंगे, तो वो नेगेटिव बिहेवियर है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बिहेवियर आता है इग्नोर, यानी जिसको आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, कि हम कहते हैं प्ले अ फ्लूट इन फ्रंट ऑफ बफलो, यानी एक सादा सी कहावत है, थोड़ी मज़ाहिया बात भी हो जाती है इसमें, कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने इग्नोर कर देना, उसको सेंस ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आएगी क्या चीज़ हो रही है। तो सेम ऐसी चीज़ होती है कि समटाइम्स आप बिहेवियर को इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना बेटा, बिहेवियर पॉजिटिव है या हम कहते हैं कि जी नेगेटिव है या इग्नोर है, तो ये 3 तरीके होते हैं कि एक स्टिमुलस को या तो आप पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्स करते हैं, अगर वो आपको पसंद आया है, ठीक है, तो आप उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो वो पॉजिटिव है। अगर वो आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको नेगेटिव लिया है, आप उसको कहते हैं कि छोड़ो परे इसको, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, नेगेटिव है। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई आगे से रिस्पॉन्स ही शो नहीं करते, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते उस स्टिमुलस को, तो उस रिस्पॉन्स, उस बिहेवियर को आप नाम देंगे कि ये इग्नोर्ड बिहेवियर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों टर्म्स आती हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टेटमेंट अक्सर दे दी जाती है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ये होती है, द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इग्नोर्ड। डेमोन्स्ट्रेट बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, क्वेश्चन ये था, द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इग्नोर्ड। डेमोन्स्ट्रेट दैम बाय यूजिंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं जी कि हेरिडिटी और जो बिहेवियर है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा,
बिफोर रीडिंग द मेन इम्पॉर्टेंट कंटेंट हम एक चीज़ जनरली डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जो बिहेवियर होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक होता है, ठीक है। यानी आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को बिहेवियर हम कहते हैं कि आप दे रहे हैं उसका, तो वो ज़्यादातर जो है ना अप टू 60% 70% जो है वो होता है आपके हेरिडिटी के ऊपर, आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अप टू 70-80% वो जीन्स पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, यानी उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं या उसमें आपकी मूड स्विंग्स आ जाते हैं, उसमें आपके इम्पल्सेस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। सो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो बिहेवियर होता है वो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पहली चीज़ जेनेटिक्स से, ठीक है, अप टू 70-80%, और रिमेनिंग जो 20-30% होता है वो आपके फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स के थ्रू होता है, ठीक है, आपकी फिजियोलॉजी के थ्रू होता है, या जिसको आप मूड स्विंग्स या बॉडी कंडीशंस भी कहते हैं। सो हम आ जाते हैं कि जीन्स जो होते हैं ना ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दैट यस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, ठीक है। सो जितने भी हम कहते हैं कि न्यूट्रल पाथवेज होते हैं ना आर फॉर्म्ड बाय द जीन्स एंड कैपेसिटी टू लर्न आल्सो डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी, कि जितने भी न्यूट्रल पाथवेज होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं जीन्स के ऊपर, हमेशा डिपेंड करेंगे कि जो है कैपेसिटी जीन्स की, कि वो कितना ज़्यादा उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर सकता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल पाथवेज या न्यूरल पाथवेज के रिकॉर्डिंग हम क्या चीज़ बात करें। सो न्यूरल पाथवे का मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम के जो पाथवेज होते हैं, ठीक है, आपके जिसमें आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है। सो हम कहते हैं कि डिफरेंट एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करते हैं। आपने ये चीज़ भी नोट की होगी अपनी डेली लाइफ में कि एक ही तरह की बात होती है या एक ही तरह का काम होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर 5-6 लोग बैठे हैं तो वो उसको डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल उन्होंने आपके साथ शेयर की है क्यूरियोसिटी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो क्यूरियोसिटी डिफरेंट लेवल की शो कर रहे होते हैं। अब क्यूरियोसिटी हेल्प करती है उनको सर्वाइवल के अंदर, बिहेवियर के सर्वाइवल के अंदर। सो हेरिडिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो आपकी इंटेलिजेंस यानी आपका आईक्यू लेवल है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी इम्पल्सिवनेस है जिसको आप अनकॉन्शियसनेस, इम्पल्सिवनेस मतलब अनकॉन्शियसनेस, गैर शऊरी तौर पर आप एक काम कर जाता है, या आपकी शाइनेस होती है, या बाकी जितने भी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं बिहेवियर के। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं कि आपकी जीन्स इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं इन चीज़ों के अलावा भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जहाँ पर है कि जैसे हम बात करते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। प्रीवियसली आपने रेस्पिरेशन के चैप्टर भी अभी कंप्लीट किया है, तो वहाँ भी हमने कहा था कि जो रेस्पिरेशन है वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, या उसको कंट्रोल के जो लेक्चर था उसमें आपने ये चीज़ भी सुनी है, समझी है कि वो इनवॉलंटरी होता है, या उसको हम कहते हैं कि जी हमारा मेड्यूला उसको कंट्रोल कर रहा होता है। सो जितने भी हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक आपका ब्रीथिंग रेट हो गया, आपका जो है रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज़म्स हैं, आपके हम कहते हैं कि जो स्वॉल्विंग बिहेवियर होता है, या हार्मोनल सेक्रीशंस हैं, आपका स्लीप एंड वेक साइकिल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिहेवियर के अंदर ही आती हैं, ठीक है। मेक इट क्लियर कि ये आपके बिहेवियर के अंदर ही आती हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि बाहर से स्टिमुलस का आना ज़रूरी है, बाहर से कोई चेंज आएगा जिसको आप स्टिमुलस कह रहे हैं, तब जाके ये चीज़ जो होगी आपकी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स करती है, और उस रिस्पॉन्स को आप बिहेवियर कह रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, आप सोच भी रहे होंगे कि आसान है, लेकिन साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्पेशली, और स्पेशली इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत आसानी से बन सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं। सो आपने ज़रूर इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के, अपने लेक्चर के लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल रिदम्स, तो ठीक है। सो बायोलॉजिकल रिदम के क्या चीज़ होती है, रिदम एक आप अगर माइंड में रखें ना, तो एक चीज़ जो पैटर्न में चलती आती है, जो साइक्लिक मैनर के अंदर चलती आती है, ठीक है। तो अब बायोलॉजिकल रिदम का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, these are the cyclic patterns of biological changes in the organism that are in response to periodic environment, ठीक है, कि periodically यानी वक्तन फ़वक्तन इन्वायरमेंट के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंज आया है, उस फिजियोलॉजिकल चेंज को जब ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा तो उसको आप बायोलॉजिकल रिदम्स कहेंगे, ठीक है।
अब इसमें फ़र्दर हमारे पास डिफरेंट टाइप की टर्म्स यूटिलाइज होंगी। बायोलॉजिकल रिदम्स एक मेजर कैटेगरी है, उसके अंदर छोटी छोटी टर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये टॉपिक आपका डेफिनेशंस के लिए, डिफरेंसेस के लिए, डिस्क्राइब डिफ़ाइन के लिए, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से तो आपने एक लफ्ज़ भी स्किप नहीं करना, सारा प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जो पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है बायोलॉजिकल क्लॉक्स की, ठीक है। द internal mechanism by which these pattern occur and regulated despite of absence of external stimuli, उसको हम नाम के देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक का। यानी इंटरनल मैकेनिज़्म, आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है कि उसने ख़ास स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना होता है। ज़्यादातर केसेस में तो स्टिमुलस आपको मिल जाता है, लेकिन सम टाइम्स अगर जो स्टिमुलस है वो एब्सेंट है तो फिर भी आप एक बिहेवियर वैसे का वैसे शो कर रहे होते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक का। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जल्दी उठने की आदत होती है, चाहे वो अलार्म सेलेक्ट करते या नहीं करते, उन्होंने अलार्म्स के अंदर सिलेक्शन की है नहीं की है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशली, जो कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बचपन से हमारी आदत है, हम उठते आ रहे हैं, यानी वो कुछ अर्सा उस चीज़ को करते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो उनका जो इंटरनल बॉडी है, जो उनका ब्रेन होता है, अब पहले तो क्या था कि इंटरनल मैकेनिज़्म चल रहा था कि अलार्म क्लॉक बजा तो बच्चा काफ़ी सालों तक जो उसे अलार्म क्लॉक के अकॉर्डिंग उठता चला आ रहा था, लेट से 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। ये इंटरनल मैकेनिज़्म चल रहा था उसका और वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा था, क्लियर। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब उसको आदत हो जाती है जल्दी उठने की तो वो अक्सर अलार्म लगाते ही नहीं है। स्टूडेंट्स में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे अक्सर अलार्म लगाते ही नहीं हैं, ये सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर भी वो मॉर्निंग में अगले दिन उसी टाइम पे उठ रहे होते हैं, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। क्यों? क्योंकि अब तो स्टिमुलस उसको नहीं मिल रहा, लेकिन जो वो पर्सन है वो फिर भी उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर भी वो मॉर्निंग में जल्दी उठ रहा है। सो दैट इज़ नोन एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। सो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक इंटरनल मैकेनिज़्म बस मिल रहा था, फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने रिस्पॉन्स किया, तब उसकी हैबिट बन गई। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि अब एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस आ रहा है, और उस एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस के बाद भी जो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो तब आप उसको नाम कह देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को अपने माइंड में क्लियर रखना है। फिर हम कह देते हैं यस, द एग्जैक्ट नेचर ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ नॉट नोन येट, कि एग्जैक्ट नेचर आप नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये मैंने एग्जांपल आपको इस वजह से दी है क्योंकि काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सिरकैडियन रिदम्स। तो सिरकैडियन रिदम्स जो हैं, अगर तो वो रिदम 24 आवर के अंदर बार बार रिपीट हो रही है तो उसको आप सिरकैडियन रिदम का नाम देते हैं। यानी इफ़ द रिदम इज़ रिपीटेड विद इन 24 आवर्स, हर 24 घंटे बाद वो रिपीट होती है, तो फिर वो सिरकैडियन रिदम है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो चेंजेस आते हैं, या ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज है, यूरिन फॉर्मेशन है, स्लीप एंड वेक साइकिल है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सिरकैडियन रिदम्स के अंदर आती हैं, क्लियर। सर्कैडियन रिदम्स में अगर हमने ये बात कर ली है कि 24 आवर्स आ रहे हैं, तो 24 घंटों में आपको पता है कि दिन भी आता है, रात भी आता है। सो इफ़ द रिदम्स आर सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है कि मतवातर या साइक्लिक मैनर के अंदर एक चीज़ चलती है ना, बार बार एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे रिपीट होती है, उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। सो रिदम्स अगर सिंक्रोनाइज्ड होती हैं जो है दिन के वक्त, ठीक है, डायर्नल आप उसको कहेंगे, लाइक हनी बी है, पिजन्स हैं, लाइक अगर वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ रात के वक्त आती हैं, फॉर एग्जांपल आउल का जो बिहेवियर है तो वो क्या होते हैं, नक्टर्नल। यानी दिन के वक्त अगर वो रिदम रिपीट हो रही है और ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो डायर्नल होगा, डायर्नल रिदम है। और अगर रात के वक्त वो चीज़ होती है तो वो नक्टर्नल है। सो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। यहाँ से बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर सर्कैडियन रिदम्स, गिव सम एग्जांपल, या डिफाइन सर्कैडियन रिदम्स, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास उसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हमने दिन और रात की बात की है, तो हम उनके दरमियान के टाइम पीरियड को कैसे भूल सकते हैं। सो हमारे पास इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है क्रिपस्कुलर। क्रिपस्कुलर होता है डॉन और डस्क, यानी सुबह का जो टाइम होता है ना, जब बहुत ही मतलब सूरज निकल रहा होता है, और रात के वक्त शाम के वक्त जब सूरज जो है वो गरूब हो रहा होता है। सो डॉन और डस्क के टाइम पीरियड पर अगर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर शो होगा तो उसको हम नाम क्या देते हैं, क्रिपस्कुलर बिहेवियर का। फॉर एग्जांपल जैसे क्रैब्स वगैरह करते हैं, फिडलर क्रैब, ये इसका नाम है, ठीक है। सो क्रिपस्कुलर बिहेवियर, या आप इसको क्रिपस्कुलर रिदम्स भी कह सकते हैं। और इसी बेस पर जो एनिमल ऐसा शो करेंगे उनको आप क्रिपस्कुलर एनिमल्स कहते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखेंगे। डिफरेंस में पूछी जा सकती है, डिफाइन में पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ में पूछी जा सकती है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास है मंथली रिदम्स। अगर कोई रिदम बिल्कुल 30 डेज़ के बाद जो है रिपीट होती है तो उसको हम नाम क्या देते हैं कि वो हम नाम देते हैं कि जी ये मंथली रिदम्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है। इसी तरह अगर हम एनुअल की बात करते हैं कि कुछ रिदम्स जो होती हैं वो एनुअल बेसिस पर होती हैं कि 1 साल बाद वो बिहेवियर दोबारा शो होगा। सो उसको हम एनुअल रिदम कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइग्रेशन पैटर्न इन एनिमल्स। माइग्रेशन जो है वो बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन आप देखते हैं जो है बर्ड्स के अंदर। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब जो ठंडे इलाके हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी जब शुरू होती है तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो हमारे इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि उस दौरान हमारे इलाके में मौसम अच्छा होता है। तो सादा मिसाल इसमें मुर्गाबियों की आती है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि दरिया के किनारे होती हैं। वो ज़्यादातर उसी सीज़न में आती हैं जब वेस्टर्न एरियाज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ से वो माइग्रेशन करके हमारे इलाकों में आ जाती हैं। ज़्यादातर पानी के करीब रहते हैं क्योंकि वो वाटर बर्ड्स हैं, उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो वहाँ पर वो रहते हैं। सो दैट वाज़ अबाउट द लेक्चर। साथ ही साथ बेटा मैंने आपको जो है क्वेश्चन भी बताए हैं एंड आई होप कि आपने इनको ज़रूर नोट किया होगा। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जो बायोलॉजिकल रिदम की डेफिनेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ स्टेटमेंट बाकायदा आपको रीड आउट भी करके बताए हैं किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट थे। साथ ही साथ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये लास्ट वाला ही पॉइंट है बायोलॉजिकल रिदम्स का, जिसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो वो डिफ़ाइन में आ सकती हैं, डिफरेंसेस में आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करती चलूँ, मे बी आपके बुक के अंदर भी मेंशन हो, जो बेटा बायोलॉजिकल रिदम होती है ना, तो आपने ये याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल रिदम है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल को आप एक्सोजीनस रिदम भी कहते हैं। अगर तो ये है कि एक ऐसी बायोलॉजिकल रिदम जिसका स्टिमुलस जो है वो बाहर से आएगा, तो वो एक्सटर्नल बायोलॉजिकल रिदम होगी, एक्सोजीनस होगी। फॉर एग्जांपल माइग्रेशन इन बर्ड्स, ठीक है, या माइग्रेशन इन एनिमल्स। इसी तरह अगर तो जो बायोलॉजिकल रिदम है वो इंटरनली आती है, कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको इंटरनली आया था, तो वो क्या चीज़ होती है, एंडोजीनस या इंटरनल बायोलॉजिकल रिदम। फॉर एग्जांपल आपका स्लीप एंड वेक साइकिल है, फॉर एग्जांपल आपका बॉडी टेम्परेचर है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्यूरीज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल द नेक्स्ट लेक्चर।